हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज हम एक बहुत ही पावरफुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारी डेली लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आपने कभी सोचा है कि सुबह जो आप नींबू पानी पीते हो उसका टेस्ट खट्टा क्यों होता है, या जब हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए क्या लेते हैं? ये जो हम साबुन से हैंड वॉश करते हैं वो चिकना सा क्यों लगता है? इन सब के पीछे का जो हीरो है वो है एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। आज हम इसके सारे राज खोल देंगे, तो बच्चों इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आज आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें पता चलने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। स्कूल में तो हमने सिखाया ही गया है कि एसिड्स जो है वो खट्टे होते हैं और बेसिस जो है वो कड़वे होते हैं, लेकिन क्या हम हर चीज को टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कुछ केमिकल्स इतने डेंजरस होते हैं कि उनको टेस्ट करना जानलेवा भी हो सकता है। तो फिर क्या करें? हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पर अपना कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल है लिटमस पेपर। याद है आपको कि ब्लू लिटमस रेड हो जाता है एसिड्स में और रेड लिटमस ब्लू हो जाता है बेसिस में। लिटमस तो एक नेचुरल इंडिकेटर है जो लिचेन नामक प्लांट से बनता है। इसके अलावा टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अगर वाइट कपड़े पर दाल का दाग लग जाए और उस पर साबुन अगर आप लगाओ जो कि बेसिक होता है तो दाग रेडिश ब्राउन हो जाता है और पानी से धोने पर वापस से येलो हो जाता है। नेचुरल इंडिकेटर्स के अलावा हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हैं जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल फेथिलीन। ये भी एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कलर चेंज के थ्रू। लेकिन रुको, इंडिकेटर सिर्फ कलर चेंज से ही नहीं पता लग सकते बल्कि स्मेल चेंज से भी काम करते हैं। इन्हें हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं, जैसे कि अनियन यानी कि प्याज, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल। अगर आप प्याज के टुकड़ों को कपड़े पर रगड़कर उस पर थोड़ा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, उसे डालोगे तो आपकी प्याज की स्मेल चेंज हो जाएगी या फिर गायब ही हो जाएगी। तो आपको पता चलेगा कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक। तो बच्चों, है ना ये बात इंटरेस्टिंग? अब जब हमने इनको पहचानना सीख ही लिया है तो चलिए देखते हैं कि ये केमिकल्स आपस में और दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। ये है चैप्टर का सबसे मजेदार हिस्सा। सबसे पहला आता है कि एसिड्स और बेसिस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। जब एक एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनता है। जैसे कि अगर आप जिंक ग्रैन्यूल्स पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो बबल्स निकलेंगे। ये हाइड्रोजन गैस है और इस हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का सबसे कूल तरीका है बच्चों कि एक बर्निंग कैंडल उस गैस के पास लेकर जाओ। पॉपअप साउंड के साथ फ्लेम एक्सटिंग्विश हो जाएगी यानी कि बुझ जाएगी। ये पॉपअप साउंड ही हमें बताएगा कि हाइड्रोजन गैस है या नहीं। यही हाइड्रोजन गैस की पहचान है। लेकिन क्या बेसिस भी मेटल से रिएक्ट करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं, बट सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। जिंक मेटल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उसके साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हाइड्रोजन गैस मेटल्स और एसिड के साथ रिएक्शन उसका कॉमन है। दूसरा आता है मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन। ये रिएक्शन तो और भी इंटरेस्टिंग है। जब मेटल कार्बोनेट जैसे कि सोडियम कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे कि बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनाते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इसको कैसे टेस्ट करा जाए?
तो इसको एक पाइप से लाइम वाटर, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बोलते हैं, उसमें पास करना चाहिए। अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो समझ जाना चाहिए कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, जिससे सॉल्यूशन पूरी तरीके से मिल्की हो जाता है। एसिड और बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ये केमिस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है। जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इस रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता है। इस प्रोसेस को बच्चों हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब आप सोचो, आपको एसिडिटी होती है, जब एक्सेस एसिड जो है वो स्टमक में बनने लगता है तो आप एंटासिड लेते हो, जो कि एक बेस है। एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होकर रिलीफ देते हैं। अब मेटालिक ऑक्साइड और एसिड का रिएक्शन देखते हैं। क्या आपको पता है कि मेटालिक ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है? जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, बिल्कुल जैसे एक बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड एक मेटालिक ऑक्साइड है, उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालना तो सॉल्यूशन का कलर जो है वो ब्लू ग्रीन हो जाता है, क्योंकि कॉपर क्लोराइड एक सॉल्ट है, वो बनकर तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड का बेसिस के साथ रिएक्शन। अगर मेटालिक ऑक्साइड बेसिक है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है उनका नेचर क्या होगा? उनका नेचर एसिडिक होगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, उसके साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ये रिएक्शन भी बेस और एसिड के रिएक्शन जैसा ही है, जो कंफर्म करता है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। अब एसिड और बेस के अंदर का राज, यानी कि इनके बीच में कॉमन क्या है? तो इतनी सारी रिएक्शंस हमने देख ली, लेकिन क्या एसिड और बेसिस में कुछ कॉमन है जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं? डेफिनेटली है। तो एसिड्स अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन आयंस यानी कि H+ आयंस के कारण शो करते हैं। जब कोई एसिड पानी में घुलता है, जिसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, तो वो H+ आयंस जो वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयंस H3O+ आयंस बनाते हैं, इसको रिलीज करता है। ये H+ आयंस ही हैं जो एसिड को एसिड बनाते हैं। लेकिन क्या सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसिड्स होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि ग्लूकोज और अल्कोहल, इसमें भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते और एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं दिखाते। इसका मतलब है कि सिर्फ हाइड्रोजन का होना काफी नहीं है, उनका आयंस में डिसोसिएट होना भी जरूरी होता है। और अब बेसिस का क्या? वो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयंस यानी कि OH- जनरेट करते हैं। ये OH- आयंस ही बेसिस की बेसिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो बेसिस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें एल्कलीज कहते हैं। रिमेंबर, सारे बेसिस एल्कलीज नहीं होते, बट सारे एल्कलीज बेसिस हो सकते हैं। अब कंसंट्रेटेड एसिड या बेस को पानी में डिसॉल्व करना एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। इसलिए हमेशा एसिड को धीरे धीरे पानी में ऐड करना चाहिए और पानी को एसिड में कभी भी ऐड नहीं करना चाहिए, वरना हीट इतनी ज़्यादा निकल सकती है कि सॉल्यूशन स्प्लैश आउट हो सकता है और बर्न्स दे सकता है, या फिर ग्लास कंटेनर पूरी तरीके से टूट भी सकता है। तो यहाँ पर सेफ्टी ज़रूरी है। अब आता है बच्चों, हमने कलर चेंज देखकर एसिड या बेस पहचान लिया, लेकिन क्या हम बता सकते हैं कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है? तो हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। इसके लिए हमारे पास होता है pH स्केल। pH स्केल एक नंबर है जो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ कंसंट्रेशन को मेजर करता है।
पी का मतलब होता है पोटेंस, जर्मन में पावर कहते हैं इसे, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच रेंज 0 से लेकर 14 तक होता है। अगर पीएच लेवल 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, जैसे कि प्योर वाटर। अगर पीएच लेवल 7 से कम है, दैट इज 0 से लेकर 6.9 तक है, तो सॉल्यूशन एसिडिक होता है। जितना कम पीएच लेवल होगा उतने ज़्यादा H+ आयंस होंगे और उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर पीएच लेवल 7 से ज़्यादा है, दैट इज 7.1 से लेकर 14 तक, तो सॉल्यूशन बेसिक या एल्कलाइन कहलाता है। जितना ज़्यादा पीएच होगा उतने ज़्यादा OH- आयंस होंगे और उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। आपको पता है कि हमारी बॉडी भी एक स्पेसिफिक पीएच रेंज दैट इज 7.0 से 7.8 में काम करती है। अगर पीएच लेवल में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। एसिड रेन का पीएच लेवल 5.6 से कम होता है और जब ये नदियों में जाती है तो एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचाती है। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जब ज़्यादा एसिड बनता है तो इनडाइजेशन होता है, जिसके लिए हम एंटासिड्स जो माइल्ड बेसिस हैं जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे लेते हैं। ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। टूथ डिके भी पीएच से रिलेटेड है। जब मुंह का पीएच लेवल 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ इनेमल यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइपेटाइट इरोड होने लगता है। बैक्टीरिया शुगर और फूड पार्टिकल्स को डिग्रेड करके एसिड्स बनाते हैं। इससे बचने के लिए खाना खाने के बाद मुंह साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और टूथपेस्ट जो जनरली बेसिक होते हैं उसे करना चाहिए यूज़, ताकि एक्सेस एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए। नेचर में भी एनिमल्स और प्लांट्स केमिकल वारफेयर से सेल्फ डिफेंस करते हैं। हनी बी स्टिंग में एसिड होता है जो पेन देता है और उस पर बेकिंग सोडा, जिसे माइल्ड बेस बोलते हैं, लगाने से रिलीफ मिलता है। नीटल प्लांट के स्टिंगिंग हेयर्स में मिथेनोइक एसिड होता है और इसके पास ही डॉग प्लांट होता है जिसकी लीफ रब करने से रिलीफ मिलता है। डॉग प्लांट ऑब्वियसली बेसिक नेचर का ही होगा। तो अब आता है एसिड और बेसिस की न्यूट्रलाइजेशन से क्या बनता है। सॉल्ट्स, ये सिर्फ नमक नहीं है जो हम खाते हैं जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। सॉल्ट्स की अपनी पूरी फैमिली होती है, जैसे कि NaCl और Na2SO4 सोडियम सॉल्ट्स की फैमिली है ये, और NaCl और KCl ये क्लोराइड सॉल्ट्स की फैमिली होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है जिसका पीएच लेवल 7 होता है, जैसे अपना कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करे तो एसिडिक सॉल्ट बनता है जिसका पीएच लेवल 7 से कम होता है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करे तो बेसिक सॉल्ट बनता है जिसका पीएच लेवल 7 से ज़्यादा होता है। तो कॉमन सॉल्ट से भी कई केमिकल्स होते हैं। जो नमक हम खाते हैं ना NaCl, वो सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनाने का रॉ मटेरियल है। जैसे कि सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम NaOH भी बोलते हैं, इसको क्लोर एल्केलाई प्रोसेस से बनाते हैं। जब सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जैसे कि ब्राइन उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर NaOH यानी एल्केलाई, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये तीनों प्रोडक्ट्स बहुत यूजफुल हैं। क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट में, H2 फ्यूल्स में और NaOH सोप्स में, डिटर्जेंट्स में काम आता है। दूसरा आता है ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन गैस जो क्लोर एल्केलाई प्रोसेस से मिलती है उसको ड्राई स्लेग लाइन पर रिएक्ट करवा के ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसका यूज कॉटन और लिनन को ब्लीच करने में, वाटर को जर्म्स फ्री बनाने में और इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। तीसरा आता है बेकिंग सोडा, जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तो हमारी किचन का स्टार है। क्रिस्पी पकोड़े या फिर स्पॉन्जी केक बनाना हो, बेकिंग सोडा काम आ जाता है। ये एक माइल्ड बेसिक सॉल्ट होता है। इसका यूज बेकिंग पाउडर बनाने में भी होता है जो बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर है।
हीटिंग करने पर या फिर पानी में मिलाने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, जिससे केक और ब्रेड जो है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाते हैं। और हाँ, ये एंटासिड का भी एक इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट आता है आपका वॉशिंग सोडा। इसको बेकिंग सोडा को हीट करके सोडियम कार्बोनेट बनाने के बाद उसकी रिक्रिस्टलाइजेशन से बनाते हैं। ये भी एक बेसिक सॉल्ट है। वॉशिंग सोडा ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट के तौर पर भी इसका यूज होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है, यानी कि जो पानी में खारापना होता है उसे दूर करता है। कभी आपने सोचा है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ड्राई दिखते हैं पर उनमें वाटर होता है? ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट में फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। इसका मतलब है कि एक कॉपर सल्फेट यूनिट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच्ड हैं। तो जब आप ब्लू कलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करते हो तो ये वाटर निकल जाता है और सॉल्ट यानी वाइट हो जाता है। लेकिन अगर आप वापस से पानी ऐड करो तो ब्लू कलर वापस आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि कितने एक केमिकल फॉर्मूले में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिप्सम। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, यानी कि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स 2 हैं, तो इसे हम कहेंगे 2 वाटर क्रिस्टलाइजेशन। और जिप्सम से बनता है हमारा बहुत बढ़िया चीज जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब जिप्सम को 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। डॉक्टर्स इसका यूज फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। ये एक वाइट पाउडर है और जब इसमें पानी मिलाते हैं तो ये वापस जिप्सम में बदल जाता है और एक हार्ड सॉलिड सब्सटेंस बनाता है। टॉयज, डेकोरेशन आइटम्स और स्मूथ सरफेसेस बनाने में भी पीओपी का यूज होता है। तो बच्चों, ये था हमारा डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स का। हमने देखा कि कैसे ये केमिकल्स हमारे आसपास हर जगह हैं, हमारे खाने में हैं, हमारे शरीर में हैं और यहाँ तक कि प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्फ डिफेंस में भी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार लगा होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इम्प्रूव हुई होगी। तो केमिस्ट्री में ऐसे ही कई अमेजिंग चीज़ें हैं जो हमारी दुनिया को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपके क्वेश्चंस और सजेशंस कमेंट में ज़रूर बताइएगा।